सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरेवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहला अध्याय जीवों में जनन का भाग 5 हम पढ़ेंगे। इससे पहले 4 भाग हम पढ़ चुके हैं। उन भागों में हमने जीवों के लक्षण के बारे में जाना, जनन किसे कहते हैं उसको जाना, जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन, उसकी विधियां, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन के बारे में हमने जाना। अब थोड़ा सा हमने लैंगिक जनन के जो 3 घटनाएं घटित होती हैं उसके अंतर्गत उसके बारे में भी हमने जाना था कि किस तरीके से लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना की प्रक्रिया होती थी। यह 3 प्रक्रियाएं लैंगिक जनन के अंतर्गत सम्मिलित होता था। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा और चीज पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि निषेचन पूर्व घटना और निषेचन, पहला था निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा था निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना, ठीक है। यह 3 घटनाएं या 3 प्रक्रियाएं लैंगिक जनन में होती थी। मुख्य रूप से यह 3 प्रक्रियाएं लैंगिक जनन में होता है, ठीक। अब देखिए, निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत जो हमारे पास जनक होते हैं नर और मादा, ठीक है, इनमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। युग्मक का निर्माण होता है। 2 प्रक्रिया होती थी, युग्मक निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, तो हम ये जानते थे कि नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, नर से जो नर युग्मक था शुक्राणु, मादा से मादा युग्मक अंडाणु, यह निर्माण हुआ और इसका स्थानांतरण होता था। और इन दोनों का आपस में संलयन जो कहलाता था वो निषेचन, यानी कि यह दोनों युग्मक थे, युग्मक, और जो निषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होगा वह युग्मनज। अब देखिए, युग्मनज का जैसे ही निर्माण हुआ, एक हमारा टॉपिक आता है आगे, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव यानी कि भ्रूण का उद्भव। जैसे ही युग्मनज की प्रक्रिया जो होगा वो पूर्ण रूप से विकसित होने लगेगा, तो वह किसका निर्माण करता है? पूर्ण रूप से विकसित प्रक्रिया जब हो जाएगा युग्मनज का, वो भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, भ्रूण का निर्माण करता है। इस भ्रूण के अंदर एक कोशिका 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32 इस तरीके से इसमें होते हैं। ठीक है, और यही भ्रूण जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, भ्रूणोद्भव यहीं से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। यानी कि भ्रूण का उद्भव ही भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक, अब यह जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होगा तब यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? नए संतति में। यह आपका नया संतति हो गया। यह प्रक्रियाएं हो रही थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इससे पहले जानेंगे कि जो नया संतति है इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, नर में गुणसूत्र कितने होंगे और मादा में गुणसूत्र कितने होंगे। हम ये जानते हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। अब 23 जोड़ों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, यहां पर नर में भी 46 हो गया, मादा में भी 46 हो गया। ठीक है, अब जब नर में भी 46 है, मादा में भी 46 है, इन दोनों का जो युग्मक है, युग्मक में कितने कितने हैं? 46। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में यहां पर आएंगे तो क्या 46 ही रहेगा, या जो नया संतति होगा क्या उसका गुणसूत्र की संख्या उसमें जो होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा कि 46 ही रहेगा?
ठीक है। अगर वह बढ़ जाएगा तो भी वह क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक। या जो संतति होगा कहीं ना कहीं से उसमें कोई ना कोई क्षति, कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। अगर संख्या गुणसूत्र की ज्यादा हुई तब, गुणसूत्र की संख्या कम हुई तब, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या पर भी जो अनेक प्रकार के गुणसूत्रीय बीमारी होती है, क्रोमोसोमल विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसके आधार पर, गुणसूत्र की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन होगा, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन से पहले ही यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आपने कक्षा 11 में कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन उसे कहते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अगर हमारे पास गुणसूत्र 10 है और यहाँ पर अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 से सीधे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है किसी कोशिकाओं में, तो उस कोशिका में अगर गुणसूत्रों की संख्या जितनी है उतनी गुणसूत्रों की संख्या में वो उसका आधा हो जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर 46 है, जैसे ही अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, यहाँ से गुणसूत्रों की संख्या 23, यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या 23, और जब 23 आकर के युग्मनज का निर्माण करेंगे तब यह गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। और जो नया संतति उत्पन्न होगा उसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, 46 होगी। मानव में जितने भी मानव के शरीर में कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन नाम से है, सम यानी कि समान, गुणसूत्र की संख्या समान होगी। अगर यह कोशिका विभाजन होता है, जैसे मान लीजिए 10 गुणसूत्र है, किसी में समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी जनक में गुणसूत्र की संख्या 10 है तो उससे उत्पन्न जो संतति होगी उसमें भी गुणसूत्र की संख्या 10 ही होगा, ठीक है। तो मानव के सभी कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। मात्र एक ऐसी कोशिका है जहां पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है और उस कोशिका का नाम है जनन कोशिका। ध्यान दीजिएगा, जनन कोशिका एकमात्र मानव में कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। बाकी जितनी कोशिकाएं हैं उनमें सब में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी कि सब में जो गुणसूत्र की संख्या होगी, सभी कोशिकाओं से जो नए कोशिका का निर्माण होगा उसमें गुणसूत्र की संख्या समान होगा। बस जब युग्मक निर्माण होता है तब उसमें जब जनन कोशिका होती है उस जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा तो जो उत्पन्न संतति होगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होगी, ठीक है, जो कि कोई न कोई विकार उत्पन्न करने का कारण बन सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनमें हम देखेंगे कि एक लिंगी द्विलिंगी जीव किसको प्राणी या पादप कहते हैं। कौन कौन से जीव एक लिंगी होते हैं या एक लिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी किसे कहते हैं, प्राणी किसे, कौन कौन उदाहरण है। और ठीक है, एक लिंगी ध्यान दीजिए, एक लिंगी नाम से ही है एक लिंग, यानी कि जिसमें एकल लिंग उपस्थित हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसको हम एक लिंगी प्राणी या पादप कहते हैं। इसका प्राणी में उदाहरण हो जाएगा, एक लिंगी प्राणी हो जाएगा आपका मानव खुद है, मानव, काकरोच, यह एक लिंगी प्राणी है। आप एक लिंगी प्राणी में बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। द्विलिंगी प्राणी कौन से होंगे, जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, नर और मादा एक ही शरीर में हो, ठीक है, नर और मादा दोनों लिंग जो है एक ही शरीर में उपस्थित हो, उसे हम द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे कि केंचुआ, केंचुआ हो गया, जोंक, इन सब में
दोनों लिंग उपस्थित होता है। यानी केंचुआ जो होता है, केंचुआ देखे ही होंगे, इस आकार का होता है केंचुआ। बॉडी जो उसकी होती है वो धारीदार रेखांकित होती है अलग अलग। ठीक है, अब इन्हीं में एक में ये हो जाएगा नर, दूसरा हो जाएगा मादा। यानी कि नर और मादा दोनों लिंग जो होगा वो एकल जीव में ही, एक ही जीव में उपस्थित होगा। ऐसे प्राणी या ऐसे जीव को हम कहते हैं द्विलिंगी प्राणी। ठीक है, द्विलिंगी पादप किसे कहेंगे? ये तो द्विलिंगी प्राणी था, ये क्या थे? प्राणी का उदाहरण था, एक लिंगी और द्विलिंगी। अब एक लिंगी और द्विलिंगी हम पादप देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो एक लिंगी पादप के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप में आप देख सकते हैं। एक लिंगी पादप में आपका आता है कारा, मार्केंसिया, सॉरी कारा, या इसको चारा भी कहते हैं। यह एक प्रकार का सवाल है जिसमें एक लिंगी जीव होता है, यानी कि इसमें एकल लिंग होते हैं। ठीक, द्विलिंगी में आप देख सकते हैं मार्केंसिया, ठीक, ये द्विलिंगी पादप है मार्केंसिया और कारा जो आप देख रहे हैं। अब आगे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे पुष्प हैं जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है। द्विलिंगी पुष्प जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है, जैसे आप जानते हैं द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हो सकते हैं? गुड़हल। गुड़हल ऐसा पुष्प है जिसमें दोनों लिंग यानी नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, शकरकंद, शकरकंद ऐसा है जिसमें नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित हैं। डहेलिया, ये ऐसे पुष्प हैं जिनमें नर और मादा दोनों लिंग उपस्थित है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शकरकंद और डहेलिया में या गुड़हल में कौन सा काई प्रवर्धन होता है? गुड़हल में काई प्रवर्धन नहीं होता है, लैंगिक जनन होता है। इसमें देखेंगे शकरकंद और डहेलिया में क्वेश्चन आता है कौन सा काई प्रवर्धन होता है, कौन सा काई जनन होता है। तो शकरकंद और गुड़हल में जो होता है काई प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पुष्पों के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। पुष्पों के द्वारा शकरकंद और डहेलिया में कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन जो होता है वो पुष्पों के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा कायिक जनन या कौन सा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो सबसे आसान तरीके से हो सकता है, किस कौन से भाग के द्वारा हो सकता है? तो तना के द्वारा जो है वो सबसे आसान तरीके से कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन जो होता है बहुत ही आसान तरीके से होता है। आप देखते हैं तना किसके माध्यम से, कौन कौन सा कायिक जनन हो सकता है, कौन कौन से पौधे में होता है। आप देख रहे हैं तना का उदाहरण आपने देखा ही है। इसमें हम एक देख सकते हैं कि हाँ, तना के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि गन्ना, गन्ना जो होता है वो तना के माध्यम से कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन में सम्मिलित होता है। ठीक है, गन्ने का जो पेड़ होता है इस तरीके से होता है, इसकी जो गांठें होती हैं, इन गांठों से, इन तना के जो गांठें होते हैं इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। यहीं से काट दिया जाता है और इस तने को ही लगा दिया जाता है। इस तने से ही क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी कि गन्ना जो है वो कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, आगे हम एक चीज और देखते हैं युग्मक के प्रकार के बारे में। जब हमने पढ़ा था लैंगिक जनन की पहली प्रक्रिया जो थी निषेचन पूर्व घटना, उसमें हमने पहला ही बताया था कि निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं होती है, युग्मक निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का निर्माण जो होता है, युग्मक जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मक और दूसरा होता है विषम युग्मक। समयुग्मक और विषम युग्मक, यह मुख्य रूप से दो प्रकार के युग्मक होते हैं। समयुग्मक जो होता है, समयुग्मक में एक समान युग्मक होते हैं
और विषम युग्मक में अलग अलग युग्मक होते हैं। ठीक है, सम युग्मक हम उदाहरण में एक सवाल है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा एक ऐसा सवाल है, क्लैडोफोरा एक ऐसा सवाल है जिसमें सम युग्मक होता है। और फ्यूकस एक ऐसा सवाल है, फ्यूकस एक ऐसा सवाल है, फ्यूकस ऐसा सवाल है, फ्यूकस जिसमें विषम युग्मक होता है। मानव में भी कौन सा युग्मक होता है? विषम युग्मक होता है। मानव में भी विषम युग्मक होता है। कैसे? मानव का जो नर होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दे कि मानव में नर में विषम युग्मक होता है कि मादा में विषम युग्मक होता है, तब यहाँ पर आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि नर में जो होता है युग्मक की संख्या होती है जो वो होती है एक्स और वाई, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए इसमें विषम युग्मक होता है। अगर मादा की बात, अगर सिर्फ अकेले व्यक्तिगत मादा की बात करें तब उसमें सम युग्मक होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्स होता है सम युग्मक को प्रदर्शित करता है, एक समान युग्मक है ये। नर का जो मादा है उसमें सम युग्मक, नर का जो मानव का जो नर मादा है उसमें सम युग्मक, मानव की जो नर है उसमें विषम युग्मक। ध्यान दीजिएगा, सम युग्मक और विषम युग्मक में ये अंतर हो गया। ये देखिए, सम युग्मक हो गया, ये विषम युग्मक, यानी कि जैसे युग्मक जो है वो अलग अलग है, एक्स है वाई है, ये अलग अलग है, और सम युग्मक एक्स एक्स, यानी कि इसमें एक समान युग्मक है, इसमें हम अंतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है क्लैडोफोरा और फ्यूकस, ये क्वेश्चन आपका पूछता है फ्यूकस में कौन सा युग्मक पाया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं कि फ्यूकस में विषम युग्मक पाया जाता है। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है आज, यह चैप्टर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो आपके पास पीडीएफ के माध्यम से पहुंचेगा। फल भित्ति, फल भित्ति किसे कहते हैं? ठीक है, नाम से ही है फल और भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार। जिस तरीके से कमरों की जो दीवारें होती हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है, चाहे हमें मौसम से सुरक्षा हो, अन्य जीवों से सुरक्षा के लिए हो, तो जो दीवार है, हम कमरे में हैं तो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत ही सेफ्टी महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार से फल भित्ति जो होता है वह फल में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे आपने मटर देखा होगा, फल भित्ति का कार्य पूछता है, एक नंबर में पूछता है कि फल भित्ति का कार्य क्या है, तो फलों में सुरक्षा प्रदान करना, फलों में सुरक्षा प्रदान करना, फलों में सुरक्षा प्रदान करना ही इसका काम है। फलों में सुरक्षा प्रदान करना, फल भित्ति जिस तरीके से दीवार जो होती है हमें सुरक्षित करती है, हम घर में रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी तरीके से फल में जो फल भित्ति होता है वह फलों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं मटर, मटर जब देखते हैं, यह आपका मटर हो गया, इसके ऊपर का जो खोल होता है, छिलका जिसको आप कहते हैं सामान्य भाषा में, वह है इसका फल भित्ति, जिसमें यह फल क्या होते हैं, पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। इन फलों को यह क्या करता है, यह फली जो होता है, फल भित्ति जो होता है, इन फलों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।